नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे शुरुआत करते हैं माघ मेले की। माघ मेले में कल होने वाली माघी पूर्णिमा के अवसर पर होने वाला महास्नान महत्वपूर्ण है। माघी पूर्णिमा पर महास्नान का फल पूरे माघ महीने के स्नान के बराबर माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से पुण्य मिलता है। इस दिन की महत्ता को देखते हुए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। माघी पूर्णिमा पर कई दुर्लभ संयोग भी बन रहे हैं और यही नहीं, कई लोग इस दिन के स्नान के बाद कल्पवास का समापन भी करते हैं। माघ मेले का सबसे महत्वपूर्ण स्नान माघी पूर्णिमा 1 फरवरी को होना है, जिसे लेकर संगम नगरी पूरी तैयार है। संगम तट पर भक्तों का हुजूम अभी से उमड़ने लगा है। माघी पूर्णिमा पर बड़ी संख्या में लोगों के प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने का अनुमान है, इसलिए तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मान्यता है कि इस दिन स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य मिलता है, पाप नाश होते हैं और आध्यात्मिक उन्नति होती है। कल्पवासियों के लिए ये स्नान विशेष महत्व रखता है, क्योंकि कई श्रद्धालु अपने कल्पवास का समापन भी करते हैं। पूर्णिमा का जो विशेष स्नान है इसमें है कि अगर आप माघी पूर्णिमा में स्नान कर लेते हैं तो पूरे महीने का स्नान का फल शास्त्रीय मत से प्राप्त होता है। नारद पुराण की दृष्टि से जो शास्त्रीय योग है रवि पुख्य योग बन रहा है, और रवि पुख्य योग में सूर्य को भी अर्घ होता है और चंद्रमा को भी अर्घ होता है। तो सुबह वाले सूर्योदय के पहले जो स्नान करने वाले लोग हैं वो अमृत योग में स्नान कर पाएंगे। इसलिए साधकों से अपेक्षा है कि आप अगर पूरे महीने का स्नान फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमतः 5 चीजों का ध्यान रखना होगा। रवि पुख्य होने के नाते भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे, लेकिन अर्घ्य में काले तिल का प्रयोग करेंगे और प्रयोग करने के बाद 7 बार अर्घ्य देकर के अनुष्ठानों की विधि का संकल्प लेंगे। ध्यान रखेंगे सायंकालीन सत्र में भगवान चंद्रदेव का भी अर्घ्य दूध से देंगे, जिससे कि आपके यहाँ आपदाओं का हरण होगा, लक्ष्मी की स्थिति प्राप्त होगी। घरों में भी खीर के प्रयोग का शास्त्रीय विधि बताया गया है। कंबल आदि के स्नान करने से गरीबी की समाप्ति होगी। 2 चीजों का और ध्यान रखें, जब रवि पुख्य योग आ जाए तो शास्त्र की दृष्टि से उस दिन साधकों को भगवान शिव का महाभिषेक करने का शास्त्रीय मत है, क्योंकि विष्णु और सत्यनारायण व्रत कथा जो कलवास करते हैं, कलवासी लोग लगभग सभी लोग भगवान नारायण का की कथा सुनते हैं और गेहूं आदि के चूर्ण बना करके लोगों को वितरित करते हैं। तो आप सामर्थ्य के अनुसार दान करें, लेकिन ध्यान रहे कि आप शिव और विष्णु दोनों मंत्रों का जप करें, दोनों का अभिषेक करें, दोनों का पूजन करें। और ये विशेष लाभ है दक्षिणामुखी शंख से भगवान विष्णु की या शालिग्राम की या राम की या कृष्ण की, जिस भी देवता की, अगर आप उनका अर्घ्य देकर के पूजन करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन की आने वाली समस्याओं का समापन हो जाएगा। माघ मेले के माघी पूर्णिमा स्नान का अलग महत्व होता है। कहते हैं कि माघी पूर्णिमा के दिन स्नान और दान से कई तरह के कष्टों का निवारण होता है और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए काला तिल, लक्ष्मी के लिए कंबल और सुख शांति के लिए खीर और आपदा हरण के लिए और दक्षिणमुखी शंख तथा निरंतर सुख प्राप्त करने वाले पितरों के लिए काले तिल आदि का प्रयोग करें। सूर्य को 7 बार और चंद्रमा को 3 बार अर्घ्य दें। अनुष्ठानों के अनुसार स्नान आदि करके स्नान करें, लाभ प्राप्त करें। माघ मेले में संगम तट पर जो श्रद्धालु कल्पवास कर रहे हैं, उनके लिए माघी पूर्णिमा का स्नान कल्पवास का समापन भी माना जाता है। जो त्रिजटा स्नान करते हैं उन्हें संपूर्ण फल प्राप्त होता है, इसलिए तीसरे दिन लोग त्रिजटा, और जो लोग उसी दिन जाना चाहते हैं वो 3 बार स्नान करते हैं। शिव शक्ति स्नान, विष्णु स्नान और रुद्र स्नान, तीनों स्नान करके 3 बार भगवान को अर्घ्य देते हैं, पूजन करते हैं, परिक्रमा करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, पुण्य करते हैं। फिर किसी को भोजन कराने के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। बची वस्तुओं को तीर्थ पुरोहितों को दान कर देते हैं। मां गंगा से गंगा जल ले आते हैं और अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। अभी तक हुए स्नान पर्व पर करीब 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। उम्मीद है कि माघी पूर्णिमा पर 1 से 2 करोड़ लोग संगम में स्नान करेंगे, इसलिए घाटों की सफाई की जा रही है। बालू के बोरों से किनारों को सुरक्षित बना दिया गया है। संगम की रेती पर सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक मेले में 4 स्नान सकुशल बीत गए हैं और 5वां स्नान माघी पूर्णिमा का होना है। इसके लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं और यहाँ पर 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा के जो ये अस्थायी घाट हैं वो बनाए जा रहे हैं
और यहाँ बोरियां जो रखी जा रही हैं जिससे श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए ये बोरियां रखी जा रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि 4 जो प्रमुख स्नान हुए हैं उसमें 18 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। मान्यता है कि इस दिन देवता भी संगम में स्नान करने आते हैं और पृथ्वी पर ये क्षण अमृत तुल्य हो जाता है। इसलिए माघ पूर्णिमा पर स्नान से आत्मा अमृतमय हो उठती है, पुण्य की प्राप्ति और आत्मा की शुद्धि हो जाती है और यही माघ स्नान का सार है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। माघ मेले में केवल आस्था के रंग नहीं बिखर रहे बल्कि सन्यासियों की अद्भुत परंपराओं की भी साक्षात तस्वीर है। यहां पहुंच रहे लोगों को उत्सुकता से भर दे रही है। माघ मेले में ऐसे ऐसे श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं जो आस्था की नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक राम भक्ति में लीन होकर लोगों को तिलक लगा रहे हैं तो एक आश्रम में राष्ट्र कल्याण के महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। संगम की त्रिवेणी पर आस्था के अनोखे रंग लगातार देखने को मिल रहे हैं, जबकि माघ मेला अब अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ रहा है। देश विदेश के कोने कोने से प्रयागराज की पवित्र धरती पर आए साधु संत माघ मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। भक्ति के अनोखे और अद्भुत स्वरूप भी देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ साधु संत जहां अपनी खास वेशभूषा और कठिन साधना से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वहीं 70 साल के त्यागी बाबा सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं और भारी संख्या में श्रद्धालु उनके पास तिलक लगवाने पहुंच रहे हैं। माघ मेला में संगम तट पहुंचने वाला श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाता है, हनुमान जी के दर्शन करता है, लेकिन अगर वो गोपाल त्यागी जी का चंदन नहीं लगवाता तो उनका शायद अधूरा माना जाता है। ये प्रयागराज के संगम के गोपाल दास जी हैं, तकरीबन इनकी 70 साल उम्र है। ये चंदन का टीका विभिन्न तरीक़ों से लगाते हैं। सुबह से ही इनका चंदन घिसाई का काम शुरू हो जाता है और हर एक आने जाने वाले श्रद्धालुओं को चंदन का तरह तरह का टीका लगाते हैं। बाबा का नाम है गोपाल त्यागी। वे अपने चंदन का टीका लगाने के हुनर और शौक के लिए जाने जाते हैं। अब तक गोपाल गुरु लाखों लोगों को चंदन का टीका लगा चुके हैं। इनकी खूबी यह है कि वो हर किसी को अलग तरह का टीका लगाते हैं। उनके पास अगर एक साथ कई दर्जन लोग भी आ जाएं, तो एक का चंदन टीका दूसरे से नहीं मिलेगा। हमको भगवान कृपा प्राप्त है, पर मैं कहीं कुछ भी नहीं रहा, लेकिन आज भगवान की टीका लगाने का मुख्य उद्देश्य ये भी है ना कि चौपाई है, चित्रकूट के घाट भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंद्र के तिलक दे रघुबीर। मैं टीका लगाता हूँ तो मैं समझता हूँ जो आने वाला व्यक्ति जो लगवा रहा है हमसे वो भगवान राम के समान है। ये मैं समझ लगाता हूँ, मैं भगवान टीका लगा रहा हूँ, क्योंकि जो ईश्वर मेरे अंदर में है वही उसके अंदर में है। तो इसलिए मैं अद्वैत द्वैत नहीं, दोनों एक मानता हूँ। वो व्यक्ति सामने वाला और मैं उससे टीका लगाता हूँ, तो मैं जानता हूँ भगवान को मैं टीका लगाता हूँ। गोपाल गुरु त्रिपुंड, ओम, जय श्री राम, सूर्य, त्रिशूल, डमरू, तीर, धनुष जैसे प्रतीकों से हजारों तरह के तिलक बना लेते हैं और पूरे मन और भाव के साथ लोगों के मस्तक पर लगाते हैं। बाबा तड़के संगम तट पर आ जाते हैं और फिर दिन भर यहीं रहकर लोगों को टीका लगाते हैं। संगम की रेती पर माघ मेले में तमाम तरह के पूजा पाठ और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। राष्ट्र कल्याण की कामना के लिए 21 लाख आहुतियों का लक्ष्मी नारायण महायज्ञ करा रहा है। यह पंचकुंडीय महायज्ञ 1 फरवरी तक यानी माघ पूर्णिमा तक चलेगा। 21 जनवरी से लगातार इस यज्ञशाला पर आहुतियां डाली जा रही हैं। इस महायज्ञ का मूल जो उद्देश्य है वो जगत कल्याण है, समाज का कल्याण है। समाज में विभाजन की स्थिति न हो जाए, समरसता बनी रहे, लोक कल्याण की भावना के साथ यह किया जा रहा है। और इसमें 5 तरीके का कुंड बनाया गया है। चतुर्भुजी चतुष्कोण बनाया गया है, पद्म हवन कुंड बनाया गया है, त्रिकोण बनाया गया है और गोल आकार का बनाया गया है। और सबका ये उद्देश्य होता है, किसी में त्रिकोण का उद्देश्य होता है वीरता, पराक्रम, राष्ट्र का पराक्रम बढ़े, समाज के लोगों का पराक्रम बढ़े। और पद्म में होता है कि राष्ट्र की आर्थिक रूप से उन्नति हो, समाज की आर्थिक रूप से उन्नति हो। प्रयागराज का माघ मेला सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा, शिक्षा और जन आस्था का अद्भुत संगम है।
इसलिए तो यहाँ पर कई तरह के आयोजन भी चल रहे हैं। लोग आस्था से ओतप्रोत होकर धार्मिक कार्य भी कर रहे हैं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मौसम की करते हैं। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में कोहरे और ठंड के बीच आज से बारिश की एंट्री हो सकती है। एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 31 जनवरी से 3 फरवरी के दौरान मध्यम से तेज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत में फिर बदलने वाला है मौसम। कोहरे और ठंड के बीच बारिश की होगी एंट्री। एक के बाद एक दो पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में 31 जनवरी से 3 फरवरी के बीच मध्यम से तेज बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। तो हमारा अनुमान है कि 1 तारीख को स्पेसिफिकली जो 31 को प्रभाव 30 से प्रभाव करेगा, 1 तारीख को हमारा अनुमान है कि फिर से प्लेन्स पे रेनफॉल एक्टिविटी हो सकता है। एनसीआर दिल्ली की बात करें, वहाँ भी लाइट रेनफॉल होने का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली समेत उत्तर भारत के करीब 8 राज्यों में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश की संभावना है। 1 फरवरी से 3 फरवरी तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ इलाकों में बर्फबारी भी देखने को मिल सकती है। दिल्ली एनसीआर में इस पश्चिमी विक्षोभ से अगले 3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई है। आज रात से गरज चमक के साथ बारिश, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसके कारण ठंड का असर एक बार फिर बढ़ सकता है। उत्तराखंड में हल्की बारिश के साथ साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चमोली में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 3000 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी भी हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। जम्मू कश्मीर में 2 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 1 फरवरी से 3 फरवरी तक बारिश और बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के भी अलग अलग हिस्सों में बारिश के आसार हैं। बिहार और यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है, जिसकी वजह से ठंड में इजाफा हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ 5 से 7 फरवरी के बीच एक्टिव होगा, जिसके चलते उत्तर पश्चिमी भारत में बारिश देखने को मिल सकती है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले कई दिनों से बर्फबारी से अभी भी जम्मू कश्मीर की वादियों में बर्फ का साम्राज्य बना हुआ है, जिससे घाटी में खूबसूरती कायम है और दूर दूर से पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं। बर्फ के बीच चलती ट्रेन हो या गुरेज का स्नो स्पोर्ट्स पर्यटकों को खूब आकर्षित कर रहा है। बर्फीली वादियां, खूबसूरत नजारे, लोगों की मस्ती, बर्फ गिरने से पूरा माहौल बदल गया है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुरेज की हैं। यहाँ पर बर्फ गिरने के बाद स्नो गेम्स का मौसम आ गया है। गुरेज आजकल सैलानियों और क्रिकेट प्रेमियों का हब बन गया है। यहाँ पर एक तरफ स्केटिंग सिखाई जा रही है तो दूसरी तरफ स्नो क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट का मकसद शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करना और नियंत्रण रेखा के निकट स्थित दूरस्थ सीमावर्ती गांवों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करना है। गुरेज में स्नो क्रिकेट एक ऐसा नजारे का निर्माण करता है जिसका दुनिया के किसी भी कोने से कोई मुकाबला नहीं है और ये देश विदेश के लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। गुरेज में सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, स्केटिंग के खेल को भी नया आयाम मिला है। यहाँ पर 15 दिन के बेसिक स्कीइंग पाठ्यक्रम का आयोजन चल रहा है। इसका उद्देश्य शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देना, स्थानीय प्रतिभाओं की पहचान और पोषण करना और युवाओं के कौशल विकास को गति देना है। अब जम्मू कश्मीर के ही डोडा की तस्वीरें देखिए। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। पेड़, पहाड़, मकान सभी पर बर्फ ने कब्जा जमा रखा है। हालांकि फिलहाल बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन जो बर्फ पिछले दिनों गिरी है उसी ने डोडा की खूबसूरती में 4 चांद लगा रखे हैं।
बर्फ के बीच ट्रेन का सफर, इस रोमांच का अंदाजा यात्रा करके ही उठाया जा सकता है। ट्रेन के चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई है और पहाड़, सुरंगें व रेल ट्रैक पूरी तरह बर्फ से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। इन सब के बीच ट्रेन चली आ रही है। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई ताजा बर्फबारी के बाद पूरे इलाके का नजारा बदल गया है। पहाड़ों से लेकर घाटियों तक हर जगह बर्फ ही बर्फ है। इसी दौरान ट्रेन का संचालन घाटी में रेल कनेक्टिविटी की मजबूती को भी दर्शाता है। सुबह से मैं तो मुंह बंद ही नहीं कर पा रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है। देखो ये पूरा ये वाइट स्नो के में वो रेड कलर ट्रेन, पीछे का माउंटेन्स, सब मस्त लग रहा है। मतलब ऐसा सीन तो क्यों इंडिया में सब मिलता है, बाहर जाने का क्या जरूरत। बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, एकदम बर्फ देखने को भी हमको साउथ में नहीं मिलता ना, मतलब यहीं पे देख सकते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पुंछ को श्रीनगर से जोड़ने वाली मुगल रोड पर यातायात को शुरू करने का काम भी तेजी से चल रहा है। मशीनों से बर्फ हटाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द आवाजाही शुरू किया जा सके। बीआरओ के कर्मचारी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। श्रीनगर में भी मौसम सर्द बना हुआ है और तापमान माइनस में रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 1-2 दिन में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन दिखाई दे सकता है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी हो सकती है। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको दिखाते हैं कि ऐसे फिल्म फेस्टिवल की खबर जो बच्चों और युवाओं को दुनिया की सिनेमा के जरिए नई सोच विकसित कर सकता है। दिल्ली में 3 फरवरी तक चलने वाले इस फिल्म फेस्टिवल में मनोरंजन के साथ साथ बच्चों को समाज की बेहतरी का संदेश दिया जा रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ये दृश्य तो फिल्मों के हैं, लेकिन इन्हें दिखाने का मकसद महज मनोरंजन नहीं है, बल्कि इनमें बड़े गहरे संदेश छुपे हैं, जिनके जरिए बच्चों और युवाओं को समाज से जुड़े अहम मुद्दों के प्रति जागरूक करने का प्रयास हो रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल को यूक्रेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, लिथुआनिया, साइप्रस, एस्टोनिया, पॉलिश इंस्टीट्यूट और इटली के कल्चर सेंटर के साथ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के सहयोग से आयोजित किया गया। फिल्म फेस्टिवल का आयोजन दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखकर किया गया है। I would see that events like these helps us find that key, and if we can't find that key, we need to mold the key to bring about greater inclusion, accessibility, and togetherness on this subject. I want to thank Smile Foundation for their initiative and their use of this very powerful media tool like films to bring together people with disabilities, students with disabilities, and many of us who are surrounded by people with disabilities together on one single platform. इसके लिए गैर सरकारी संस्था स्माइल फाउंडेशन की ओर से आयोजित स्माइल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल फॉर चिल्ड्रन एंड यूथ में भारत और यूरोप की 150 से ज्यादा फिल्में दिखाई जा रही हैं। तो थीम ऑफ द फेस्टिवल इंक्लूजन है, डाइवर्सिटी है, और अराउंड 150 फिल्में स्क्रीन हो रहे हैं यहाँ पे, फीचर फिल्म और शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, और सबसे जो एक ब्यूटीफुल पार्ट है, फिल्म्स मेड बाय चिल्ड्रन। एक टेक 1 सेक्शन है। करीब करीब 30 देशों से बच्चों ने फिल्म बनाए और यहाँ पे सबमिट किए, और यहाँ पे 40 कंट्री से ज़्यादा के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है थ्रू ऑनलाइन यंग जूरी प्रोग्राम में, एंड ऑल्सो हमारे जो फिल्म स्क्रीनिंग प्रोग्राम में। इस फिल्म फेस्टिवल में रोचक विषयों पर फिल्में दिखाई जा रही हैं। इसका मकसद बच्चों को व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक और वैश्विक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाना है, ताकि वे सकारात्मक सोच और रचनात्मक कार्यों के जरिए दुनिया को बेहतर बनाने में भागीदारी कर सकें। हमने यहाँ पे 2 मूवी देखी। पहली मूवी हमने देखी थी डुबकी, जो कि बहुत अच्छी मूवी है। इसमें हमारे ड्रीम्स के बारे में बताएगा। अगर हम ड्रीम्स देखते हैं तो जब हम ड्रीम्स देखेंगे तब तक हम उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ड्रीम्स के बारे में। सेकंड मूवी हमने देखा था हु आर यू नानू। वो मूवी बहुत अच्छी है। मूवी छोटी थी बट बहुत अच्छी थी वो भी। इससे हमने ये सीखा है कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटना चाहिए और जो हमारा गोल्स होता है उनमें आगे बढ़ना चाहिए।
सर मुझे एक तो ये लगा कि जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम समझते हैं, वो एकदम जो हम सोचते हैं ना वही हमारे साथ होता है, वही हमारे लिए जो हम ड्रीम देखते हैं वही रियल होकर हमारे सामने आते हैं। कि नॉर्मल मूवीज़ जो होती है खाली एंटरटेनमेंट पर्पज़ से होती है, लेकिन इसमें हमारे को बहुत कुछ लर्न करने को भी मिला और बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिली, जिससे न है हमारे को न है लाइफ में न कैसे हमें आगे बढ़ना है उसके बारे में न सीख मिली। इसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई है कि कैसे आम बच्चे दिव्यांग बच्चों के साथ घुल मिल कर भेदभाव से मुक्त समाज बना सकते हैं। अब देखिए कि यहाँ पर एक पूरा एक पोस्टर लगाया गया है, इसमें कुछ दिव्यांग बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ नॉर्मल बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं और बहुत प्यारा सा मैसेज दिया गया है। मैसेज ये है कि रियल फ्रेंड्स चेंज द गेम नॉट द पर्सन। जो सच्चे दोस्त होते हैं वो खेल बदलते हैं, ना कि व्यक्ति बदलते हैं। कहने का मतलब ये है अगर कोई दिव्यांग है तो आप उसके हिसाब से गेम खेल सकते हैं, ना कि आप उस दिव्यांग से दोस्ती तोड़ दें। तो कैसे दिव्यांग बच्चे और दूसरे बच्चे एक साथ मिलकर सोसाइटी में एक तरह के ट्रीटमेंट के साथ रहें, आगे बढ़ें, ये भी इस फिल्म फेस्टिवल का एक बड़ा मकसद है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज़ टुडे, दिल्ली। और अब बात वन्यजीवों से जुड़ी खबरों की करते हैं। राजस्थान के सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी के दौरान अब पर्यटक मोबाइल फोन का उपयोग नहीं कर सकेंगे। रणथंभौर वन विभाग ने भ्रमण के दौरान मोबाइल फोन के उपयोग पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत लिया गया है। वन विभाग ने ये कदम वन्यजीवों की सुरक्षा, उनके प्राकृतिक व्यवहार में हस्तक्षेप रोकने और जंगल के शांत वातावरण को बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया है। मोबाइल फोन के कारण पर्यटक फोटो और रील बनाने के लिए वन्यजीवों के नजदीक चले जाते हैं, जिससे वन्य प्राणियों के वातावरण में दखलंदाजी होती है। इसीलिए ये फैसला लिया गया। और दूसरी ओर अनोखी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां के जोजिला दर्रे के पास रेड फॉक्स देखा गया है। हिमालयी इलाकों में रेड फॉक्स उन गिने चुने जीवों में शामिल हैं जो बर्फ, चट्टान, खुले मैदान और कठोर मौसम हर जगह खुद को ढाल लेता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बर्फ की सफ़ेद चादर पर एक हिमालयन रेड फॉक्स मज़े से टहल रहा है। उसकी लंबी और रोएदार पूंछ हवा में लहरा रही है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस प्राकृतिक दृश्य को देख सोशल मीडिया यूजर्स शेयर कर रहे हैं। और अभी के लिए इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार।